गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेश एकेडमी। आज जो है मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी क्लास 7th चैप्टर जो फर्स्ट है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन के पड़तालों को आज हम डिस्कशंस करेंगे। इस चैप्टर में जो है हम ये डिस्कशंस करने वाला हूं मैं आप लोगों के साथ कि आखिरकार कई हजारों वर्ष पूर्व क्या क्या या किस इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिले होंगे या क्या क्या चेंजेस हुए होंगे। तो आप जो है इस चैप्टर को अंत तक जरूर देखें। तो आइए हम इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को एक टर्मिनोलॉजी बताना चाहूंगा जिसको हम बोलेंगे एक मानचित्रकार। तो मानचित्रकार आप किसे कहेंगे? मानचित्रकार एक ऐसा व्यक्ति होता था जो मानचित्र या नक्शा बनाता था। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो मानचित्र या नक्शा बनाता था उस व्यक्ति को हम बोलते थे मानचित्रकार। क्या बोलते थे उसको? हम बोलते थे मानचित्रकार। तो ऐसे ही हम ज्योग्राफर को देखेंगे आज की डेट में कि दो ज्योग्राफर ऐसे होंगे। एक ज्योग्राफर का नाम होगा वो होगा अल इदरीसी, जो कि ये क्या करेंगे 1154 ईस्वी में एक नक्शा बनाएंगे। सेकंड जो मानचित्रकार रहेगा वो रहेगा फ्रांसीसी। सेकंड जो नक्शा रहेगा आपके चैप्टर में वो रहेंगे हमारे फ्रांसीसी, जो कि 1720 ईस्वी में एक मैप बनाएंगे। तो ये दोनों जो ज्योग्राफर होंगे ये जो नक्शे बनाएंगे अलग अलग टाइम, तो आप देखेंगे कि अल इदरीसी कब नक्शा बनाएगा तो वो बनाएगा 1154 ईस्वी में, और वहीं जो फ्रांसीसी जो ज्योग्राफर होगा वो बनाएगा 1720 ईस्वी में। तो लगभग दोनों में जो है 600 वर्षों का जो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। प्लस आपको इन दोनों नक्शों में जो है काफी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो फाइनली नक्शा हमारे लिए किस लिए इंपॉर्टेंट होता था? नॉट इवन आज के युग में, लगभग कई हजारों वर्ष पहले भी जो था हम मैप की आवश्यकता पड़ती थी ताकि आप जो है आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकें, व्यापार कर सकें, और उनकी जो सांस्कृतिक है, पॉलिटिकल है, उनकी कई सारी जो अलग अलग देशों की अलग अलग गतिविधियों को आप आसानी से समझ सकें। तो ये जो यूरोपीय लोग होते थे या यूरोपीय जो नाविक लोग होते थे वो इस मैप का बड़ा ही आसानी से उपयोग करके वो एक स्थान से दूसरे स्थान या व्यापार करने के लिए इसका प्रयोग किया करते थे मानचित्र का। तो अब हम देखते हैं हमारे सेकंड टॉपिक जो कि दिया गया है हमारी शब्दावली। नई शब्दावली और पुरानी शब्दावली में आपको कई सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो हम डिस्कशंस करते हैं। तो अब हम समझते हैं नई और पुरानी शब्दावली को। नई और पुरानी शब्दावली में आप देखेंगे कि जैसे कि भाषा जो है समय के साथ साथ, किसके साथ साथ? समय के साथ साथ भाषा जो है वो भी परिवर्तित आपको देखने को मिलेंगी। उदाहरण के लिए मैं आपसे बोल दूं, फ्रांसीसी जो भाषा रहेगी, मध्ययुगी की फ्रांसीसी भाषा और आधुनिक युग की फ्रांसीसी भाषा में आपको दोनों में अंतर देखने को मिलेगा। मतलब जो मध्य युग की जो फ्रांसीसी भाषा रहेगी और आधुनिक युग की जो फ्रांसीसी भाषा रहेगी उसमें व्याकरण का ही अंतर नहीं, जबकि शब्दों में भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर ले लें हिंदुस्तान। उदाहरण के लिए मैंने आपसे बोल दिया क्या? हिंदुस्तान। डेट मीन्स इसका मतलब हो गया है आज की डेट में इंडिया या भारत। ठीक है ना? और आज की डेट में यदि आप देखेंगे कि 13वीं सदी में, लगभग कौन सी सदी में? 13वीं सदी में आप देखेंगे कि मिनहाज ए सिराज ने इस हिंदुस्तान शब्द को जो था पंजाब, हरियाणा, गंगा, यमुना क्षेत्र तक ही सीमित बताया। किसने? मिनहाज ए सिराज जो थे उन्होंने जो था इसका हिंदुस्तान का मतलब जो था वो कहां का था? इसका मतलब था केवल किसको? केवल पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना क्षेत्र तक सीमित था। ये कब उन्होंने बोला? 13वीं सदी में। ऐसे ही हम देखेंगे 14वीं सदी में जो रहेंगे हमारे अमीर खुसरो इस हिंदुस्तान को क्या बोलेंगे? हिंद बोलेंगे सर, ए हिंद, जो कि वो लिमिटेशंस उनकी रहेंगी। जबकि आज की ज्योग्राफी और पुरानी ज्योग्राफी में दोनों में आपको अंतर देखने को मिलेगा। सेकंड हम बात कर लेते हैं बाबर की, जो कि 16वीं सदी में बताएंगे हिंदुस्तान का मतलब। तो हिंदुस्तान कहां तक फैला रहेगा बाबर के अकॉर्डिंग? हिंदुस्तान में वो बोलेंगे भूगोल और पशु पक्षी और वहां की जो सांस्कृतिक है का वर्णन
कौन बताएंगे? ये बाबर बताएंगे 16वीं सदी में हिंदुस्तान का मतलब। तो आप देखेंगे कि अलग अलग जो लोग हैं अलग अलग टर्म से हिंदुस्तान को डिनोटेट करेंगे। डेट मींस मिराज सिराज केवल हिंदुस्तान को कहां तक समझा पाएंगे? केवल पंजाब, हरियाणा और गंगा के क्षेत्र तक। वहीं बाबर आप देखेंगे तो बाबर उनके भूगोल, पक्षी और संस्कृति का वर्णन जो है वहां का करेंगे हिंदुस्तान का। ये कई सारे वर्ष पूर्व हमने देखा। अब हम देखते हैं कि आखिरकार इतिहास के स्रोत क्या क्या होते हैं, आखिरकार हम इतिहास को कैसे जान पाते हैं कि आखिरकार हजारों वर्ष पूर्व क्या हुआ होगा। तो हम पहले एक नजर अब जो है इतिहास के स्रोत को जान लेते हैं। सेकेंड पॉइंट, इतिहासकार और उनके स्रोतों को हम जान लेते हैं कि आखिरकार हमें कई साल पहले या हजार वर्ष पूर्व हमें कैसे पता चला था कि कौन शासक किस टाइम शासन करता था। तो हम जो है कुछ इतिहासकार जो होते थे तो वो जो थे, पहला जो था सिक्कों से एनालिसिस करते थे, सिक्कों का एनालिसिस करके वो बता देते थे कि ये जो सिक्के हैं वो किस सन में या किस सदी में चला करते थे। सेकेंड जो इतिहासकार के जो स्रोत होते थे वो होते थे अभिलेख, कि आखिरकार कौन इतिहासकार कब किसने क्या अभिलेख या शिलान्यास पर लिखा। सेकेंड जो होता, थर्ड जो होता था वो होता था स्थापत्य, यानी कि किस इतिहासकार ने कब जो भवन निर्माण या कला की स्थापना करी, ये हो जाएगा थर्ड में स्थापत्य। और फोर्थ पॉइंट हो जाएगा लिखित सामग्री। लिखित सामग्री डेट मींस हो जाएगा जैसे कि पांडुलिपि हो गई, साहित्य हो गए, ग्रंथ हो गए, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? लिखित सामग्री के अंतर्गत। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पांडुलिपि होती थी वो भुर्ज नाम के एक पेड़ के पत्ते पर लिखी जाती थी, देन फिर उसको जो था संभाल कर रखी जाती थी। लेकिन क्या होता था, कई वर्षों तक ये रखी होने पर इनमें दीमक लग जाती थी, जो कि कुछ समय बाद होता था वो समाप्त हो जाती थी ऑटोमेटिकली। तो आप यहां पर देख ही पाएंगे कि जो पहले के जमाने में, यदि मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूं कि आप मुझे बताइए कि पहले के जमाने में पेपर जो होते थे वो सस्ते होते थे या महंगे होते थे, तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि पहले के जमाने में पेपर तो बड़े इजी होते थे, पहले मिल जाया करते थे, जबकि ऐसा नहीं होता था। पहले के जमाने में जो पेपर इजी वे में नहीं मिल पाते थे, बहुत महंगे होते थे, जिसमें आपको साहित्य या ग्रंथ देखने को मिल जाएंगे। तो फिर ये जो कागज होंगे धीरे धीरे जो होंगे सस्ता होना चालू हो जाएंगे। अब वहीं मैं आपसे बोलूं कि आखिरकार ये जो अभिलेखागार होते हैं ये क्या होते थे, जैसे कि हमने देखा कि कई सारे अभिलेखागार हम पढ़ेंगे, उनको बाद में डिस्कशंस करेंगे। तो पहले हम ये समझे कि अभिलेखागार क्या होता है। तो अभिलेखागार कुछ नहीं, ऐसा एक स्थान होता है जहां दस्तावेजों को, जहां क्या कर रहे हैं, ऐसे साहित्य या ग्रंथों या दस्तावेजों को या पांडुलिपियों को, ये जो पांडुलिपियां हैं इनको संग्रहित करके रखी जाती थी। इन संग्रह काल को, ठीक है ना, इनको बोला जाता है अभिलेखागार। तो जैसा कि आप देख पा रहे थे, इतिहासकार कैसे रिसर्च करते होंगे, तो वो जो रहेंगे वो सिक्कों से, शिलान्यासों से या भवन निर्माण से, साहित्य से या ग्रंथों से वो पता कर पाते थे इतिहासकार कि आखिरकार कई साल पूर्व क्या हुआ था या कैसे उनके बारे में हम जानकारी, इंफॉर्मेशंस निकालें। तो वैसे ही हम देखेंगे एक जियाउद्दीन बर्नी, एक हिस्टोरियंस को हम पढ़ेंगे यहाँ पर, जियाउद्दीन बर्नी को, उसने अपना जीवन का वृतांत सबसे पहले कब लिखेंगे, तो वो लिखेंगे 1356 में। सबसे पहले जीवन वृतांत कब लिखेंगे? 1356 में। फिर इसके 2 साल बाद, ठीक है ना, इसके 2 साल बाद वो अपना एडिशंस निकालेंगे, यानी कि 1358 में, ठीक है ना। 1358 में एडिशन, तो कई सारे जो इतिहासकार होते थे वो अपने बुकों में या कई सारे चेंजेस करते रहते थे, ठीक है। तो वो निकालेंगे 2 साल बाद निकालेंगे 1358 में जियाउद्दीन बर्नी। तो क्या होगा कि 1971 तक किसी भी व्यक्ति को ये पहले जो जीवन वृत्तांत था इसके बारे में इंफॉर्मेशंस नहीं रहेगी। सब क्या करेंगे, इस सेकंड को ही क्या मानेंगे, ऐसे ही मानेंगे कि ये जो फर्स्ट जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखा गया 1958 में, जबकि ऐसा नहीं होगा। वो कहीं पे लेब में या अभिलेखागार में दब गया होगा। फिर बाद में 1971 में हमें पता चलेगा कि ये जो है ये पहले नहीं लिखा गया था, पहले लिखा गया था 1300 ईस्वी में जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखा गया था जीवन वृत्तांत, जिसमें फिर एडिशंस करके उन्होंने 2 साल बाद 1358 में अपना जीवन वृत्तांत फिर से लिखा, या एडिशंस जिसे मैं बोल दूं वो उन्होंने जानकारी मिली। तो हम देख पा रहे हैं कि कैसे जो होंगे कई राइटर्स जो होंगे अपनी जो राइटर्स में भी या जो अपनी मेन जो बुक होंगी उनमें भी धीरे धीरे परिवर्तित करते चले गए होंगे। हम देखेंगे नए सामाजिक और राजनीतिक समूह पे हम जो चर्चा कर लेते हैं। तो मैं किस समय की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सन 700 से लेके 1750 ईस्वी की बात के बीच में बात करेंगे। ये जो टाइम ड्यूरेशंस रहेगा इसमें जो हिस्टोरियंस जो रहेंगे उनके लिए बड़ा ही ये जो समय होगा चुनौतीपूर्ण रहेगा। चुनौतीपूर्ण इसलिए रहेगा क्योंकि इसमें कई सारी टेक्नोलॉजीज में या कई सारे कामों में हमें परिवर्तन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। यानी कि ये जो टाइम ड्यूरेशंस रहेगा इसमें कई सारे हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल में पहले हम बात कर लेते हैं नई प्रौद्योगिकी के बारे में। इसमें हमें क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो
इसमें आप देखेंगे कि जो सिंचाई है उस सिंचाई में आप किसका प्रयोग होने लग जाएगा, रहेट का प्रयोग होने लग जाएगा। रहेट क्या होता है, रहेट एक प्रकार से एक सर्कल टाइप के होता है जिसमें कि उसको चलाने से जो होता है पानी जो होता है ऊपर फ्लो होता चला जाता है, उसमें लगे होते हैं एक प्रकार से, आप देखेंगे तो उसमें एक प्रकार से डब्बे हुए टाइप से लगे हुए रहते हैं। तो क्या होगा, सिंचाई में रहेट का प्रयोग हो जाएगा। यदि हम नई प्रौद्योगिकी के बारे में, नई टेक्नोलॉजीज के बारे में हम बात करें तो सिंचाई में आपको कहां देखने को मिलेगा, रहेट में परिवर्तन देखने को मिलेगा। वहीं आप कतई की बात करेंगे, कतई में क्या का प्रयोग करने लग जाएंगे, चरखे का प्रयोग होने लग जाएगा। डेट मींस पहले क्या होगा, रुई लेंगे, रुई के थोड़े से लंबे लंबे रेशे करेंगे, फिर देन इसका क्या करेंगे, हम चरखे के द्वारा उसको एक धागा, एक रेशा जो रहेगा उसको धागा बना पाएंगे हम, धागा, और फिर उस धागे से जो रहेंगे कपड़ों या वस्त्रों का निर्माण हो पाएगा। तो नई प्रौद्योगिकी आपको कब परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो यह आपको 700 से लेकर 1750 ईस्वी में कई सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। सेम हमें देखने को मिलेगा युद्धों में। युद्धों में क्या होगा, अग्नेयास्त्रों जो शस्त्र होंगे, यानी कि अग्नि जो शस्त्र होंगे उनका प्रयोग जो होगा चालू हो जाएगा। तो इन सत्रों में क्या रहेगा, इन सत्रों में बारूदों का भी प्रयोग होने चालू हो जाएगा युद्धों में। तो ये सारे आप देखने को मिलेंगे किसमें, नई प्रौद्योगिकी में ही परिवर्तन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा कि खान पान में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो रहेगा इसमें आलू, मिर्ची, मक्का, चाय, कॉफी, इनका धीरे धीरे ट्रेडिशनली यूज होने लग जाएगा। ठीक है, दैट मींस इनमें खान पान में भी आपको इस सदी में परिवर्तन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पर्यावास जो था उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। पर्यावास क्या होता है, तो पहले हम पर्यावास में देखेंगे कि आखिरकार पर्यावास क्या होता है। पर्यावास यानी कि किसी भी क्षेत्र में पर्यावरण, किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वाले को सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से होता है। पर्यावास डेट मींस क्या हो जाएगा, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले ऐसे कोई व्यक्ति जिनकी सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है, तो उसको बोला जाता है पर्यावास। तो इस पर्यावास में हम ले लेंगे जैसे कि वनवासी, ठीक है ना। वनवासी क्या करेंगे कि अपना स्थान उनको छोड़ना पड़ेगा, किस वजह से, चाहे वो फूड हो, वाटर हो, ठीक है ना, रहन सहन का काम हो, तो वो क्या करेंगे, शुरुआत में इस पर्यावास में मूव होते रहेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान मूव होते रहेंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ये एक प्रकार से कृषक बन जाएंगे। ये पर्यावासी क्या बन जाएंगे, धीरे धीरे स्टेब्लिश हो जाएंगे और क्या बन जाएंगे, कृषक बन जाएंगे। और साथ साथ ये कृषि के साथ साथ क्या करेंगे, पशुपालन का भी प्रयोग करने लग जाएंगे। ये कृषि के साथ क्या करेंगे, पशुपालन, ठीक है, ये धीरे धीरे क्या करेंगे, कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी प्रयोग करने लग जाएंगे। और धीरे धीरे वो कब कृषक बन जाएंगे वनवासी से, ये कब पे डिपेंड करेगा, ये उसके पर्यावास या उसकी भौगोलिक स्थिति के द्वारा पता चलेगा हमें। तो आप देखेंगे कि इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान भी आपको पर्यावास में भी कई सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट हमारा रहेगा पुराने और नए धर्म के बारे में। डेट मीन्स जो पुराना धर्म था अब धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, आस्था में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। कहां परिवर्तन देखने को मिलेगा, आस्था में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। आस्था डेट मींस फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म में भी क्या होगा कि नए नए देवी देवताओं का प्रचार प्रसार चालू हो जाएगा। अब और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि राजा द्वारा क्या हो जाएंगे, यहाँ पर मंदिरों का भी निर्माण होना स्टार्ट हो जाएगा। और क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा हिंदू धर्म में कि ब्राह्मणों का धीरे धीरे, ये जो मंदिरों में पूजा पाठ करेंगे उन ब्राह्मणों का भी क्या हो जाएगा, वर्चस्व आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब यहीं पर हम संरक्षण की अगर हम बात कर लें, एक शब्द होता है संरक्षण। संरक्षण डेट मींस ऐसा एक धनी व्यक्ति या मूल धनवान व्यक्ति या प्रतिभावान प्रभावशाली ऐसे व्यक्ति जो किसी धर्म को संरक्षण प्रदान करते हैं। डेट मींस उस संरक्षण की हम बात कर रहे हैं। तो वहीं पर अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, किस धर्म की, हिंदू धर्म की बात करें, तो उसका संरक्षण कौन करेगा, तो हिंदू धर्म का संरक्षण करेगा वो होगा ब्राह्मण। कौन होगा वहां पर, ब्राह्मण होगा। और सेकंड यदि हम बात करें इस्लाम धर्म की, ठीक है ना, सेकंड हम बात करें इस्लाम धर्म की, तो इस्लाम धर्म के जो संरक्षण होगा उसको बोला जाता था उलेमा। क्या बोला जाता था उसको, उलेमा कहा जाता था। इस्लाम धर्म बोल दूं तो उसके संरक्षण कौन कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा उलेमा। तो आप देख रहे हैं कि कैसे धर्म के संरक्षण किया जाता था। और यह संरक्षण किसके द्वारा किया जाएगा, जो भी वहां के प्रतिभावान या शक्तिशाली वैभवशाली विद्वान जो व्यक्ति रहेंगे वो इन धर्मों का जो रहेंगे संरक्षण करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट चेंजेस हमें काय में देखने को मिलेंगे, वो मिलेंगे क्षेत्र और साम्राज्य में। ठीक है ना, क्षेत्र और साम्राज्य में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो परिवर्तन है, जैसे कि चौल साम्राज्य बोल दूं, तुगलक बोल दूं, मुगल वंश बोल दूं, तो इन वंशों को जो हम आगे नेक्स्ट चैप्टरों में, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर
में इन डिटेल जो है उसको डिस्कशंस करेंगे। आप केवल इतना भी ये समझ लें कि क्षेत्र और साम्राज्य में भी धीरे धीरे जो इनकी सीमा रहेगी वो घटती बढ़ती रहेगी, ठीक है ना। मतलब किसी साम्राज्य जो रहेगा छोटा रहेगा, कोई बड़ा रहेगा, कोई सबसे बड़ा रहेगा, ऐसे ऐसे उनकी जो होंगी सीमा का विस्तारवाद होता रहेगा। ये किसमें परिवर्तन देखने को मिलेंगे? ये हमें क्षेत्र और साम्राज्य में परिवर्तन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक पे बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं समय और इतिहास के कालखंडों को कैसे विभाजित किया गया था। तो 19वीं सदी में, किस सदी की बात कर रहे हैं हम? 19वीं सदी की बात कर रहे हैं। तो 1900 सदी में एक अंग्रेज हिस्टोरियंस था, ठीक है ना, एक था अंग्रेज इतिहासकार या अंग्रेज जो बोल दो हिस्टोरियंस था। उसने भारत के इतिहास को 3 खंडों में विभाजित करा, या मैं 3 पार्ट्स में क्या करा? डिवाइड करा। तो पहला उसने पार्ट्स बोला एज ए हिंदू, किस आधार पे करा उसने? एज ए हिंदू। सेकंड को बोला मुस्लिम, एंड थर्ड को बोला उसने ब्रिटिशर्स, ठीक है ना। थर्ड को क्या बोला उसने? ब्रिटिशर्स। इस जो 19वीं सदी में एक अंग्रेज इतिहासकार था, उसने क्या करा? भारत के इतिहास को 3 खंडों में विभाजित करा, जिसको पहला उसने बोला हिंदू, सेकंड उसने बोला मुस्लिम, एंड देन थर्ड उसने बोला ब्रिटिशर्स। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि ये जो इतिहासकार था, या ये मैं बोल दूं ब्रिटिशर्स जो हिस्टोरियंस था, उसने आप देख रहे होंगे किस हिसाब से भारत के इतिहास को विभाजित करा। तो ऑब्वियसली बात है ये किस हिसाब से करा उसने? कास्टिज्म के रूप में, ठीक है ना। जातिवाद में बोल दूं, धर्मवाद जिसे मैं बोल दूं, तो धर्म के आधार पर इसने, इस हिस्टोरियंस ने भारत के इतिहास का विखंडन या कालखंडों को विभाजित करा। जबकि आप देख रहे होंगे कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि आखिर अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हमें ऐसा नहीं है कि केवल जो धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर ही हमारे जो परिवर्तन हुए होंगे। आप देख रहे होंगे कि 700 से लेके 750 में नॉट इवन एक ही जगह, आपको कई जगह अलग अलग परिवर्तन देखने को मिल रहे होंगे, चाहे वो प्रौद्योगिकी में परिवर्तन हो या कृषि के क्षेत्र में हो, क्षेत्र और साम्राज्य के रूप में परिवर्तन हो। तो आप देखेंगे कि कई सारे जो रहेंगे चीजों में आपको परिवर्तन देखने को रहेंगे। प्लस कई इतिहासकार इस कालखंड को जो होगा मना कर देंगे, मानने से इनकार कर देंगे कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि चाहे वो 8वीं से लेके 11वीं सदी हो या 16 से लेके 18वीं सदी हो, सभी सदी में जो है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक में आपको कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिलेंगे। इन सदी में जो है आपको हर रूप में परिवर्तन कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। जो कि इसने क्या करा है अंग्रेज हिस्टोरियंस ने, उसने एक धर्म के आधार पर भारत के इतिहास को विभाजित कर दिया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आने वाली समय में क्या होंगे? आपके चेंजेस देखने को मिलेंगे, और उनको अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको सामने मैंने डिस्कशंस करा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस हिसाब से हम जो है कालखंडों को विभाजित करना, जो कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स के रूप में है, वो बिल्कुल सरासर गलत रहेगा। आज जो है हम एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 2 नए राजा और उनके राज्य को हम डिस्कशंस करेंगे। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, जो भी यूपीएससी या क्लास 7 में स्टडी कर रहे हैं उन स्टूडेंटों के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो जो है आप लोग अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले अब हम इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नए राजवंशों का उदय कैसे होगा। तो 7वीं शताब्दी आते आते अब यहाँ पर क्या होगा, इस उपमहाद्वीप में बड़े बड़े भूस्वामी या बड़े बड़े योद्धा का वर्चस्व बढ़ता जाएगा, जिन्हें सेना में हम सामंत बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? इन्हें सामंत बोलेंगे या मातहत बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इन्हें सामंत बोला जाएगा या मातहत बोला जाएगा। फिर इन्हीं को आगे चलकर जब ये बड़े एरिया कवर करेंगे, तब जो है इन सामंतों को ही क्या बोला जाएगा? इन सामंतों को बोला जाएगा महासामंत। क्या बोला जाएगा? महासामंत बोला जाएगा, या इन्हें बोला जाएगा मंडलेश्वर कहा जाएगा। महामंडलेश्वर का मतलब क्या हो जाएगा? पूरे मंडल का स्वामी। डेट मीन्स एक ऐसा बड़ा एरिया जिसका वो अकेला स्वामी रहेगा, देन उसको या तो महासामंत बोला जाएगा या महामंडलेश्वर बोला जाएगा। और इनसे ये अपेक्षा की जाएगी कि ये लोग जो है राजा के लिए क्या लेके आए? उपहार लेके आए। इनसे ये अपेक्षा की जाएगी, जो भी नए नए उपहार आपको देखने को मिलेंगे, राजा के लिए ये उपहार लेकर आएंगे, ठीक है ना, राज दरबार में। तो कौन लेके आएगा? तो महासामंत या महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर डेट मीन्स पूरे मंडल का स्वामी। अब यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं 2-3 शब्दों के बारे में। तो अब हम जो है यहाँ पर जो है
आपको मैं 3 शब्दों के बारे में बताना चाहूंगा। पहला रहेगा हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ दैट मीन्स होगा यहाँ पर सोने का गर्भ, सोने का गर्भ। डेट मीन्स ये एक प्रकार का क्या रहेगा, अनुष्ठान रहेगा, और ये अनुष्ठान वैसा ही रहेगा जैसा कि अश्वमेध यज्ञ जो राजाओं द्वारा संपन्न कराया जाता था। सेकंड हम बात कर लेते हैं महाराजाधिराज। आपने कई बार सुना होगा कि महाराजाधिराज पधार रहे हैं। डेट मीन्स इसका मतलब यहाँ पर ये होगा कि राजाओं का राजा जो है वो पधार रहा है, इसलिए उसको बोला जाता है महाराजाधिराज। थर्ड हम पॉइंट देखेंगे त्रिभुवन या चक्रवर्तनी। तो त्रिभुवन का मतलब होता है तीन भवन का स्वामी, उसको हम बोलेंगे त्रिभुवन। ठीक है, त्रिभुवन का मतलब होगा 3 भवनों का स्वामी। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रकूट, एक शासक की बात कर लेते हैं। राष्ट्रकूट के संस्थापक की बात करें तो वो हो जाएंगे दंती दुर्ग, जो कि क्या रहेगा 752 ईस्वी में जो रहेगा राष्ट्रकूट की स्थापना की जाएगी। और राष्ट्रकूट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहेगा कि ये जो राष्ट्रकूट होंगे वो पहले क्या करेंगे, कर्नाटक के जो राजा रहेगा, कर्नाटक के चालुक्य के जो राजा रहेंगे उनके अधीन लेके ये पहले काम करेंगे। कौन, राष्ट्रकूट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये इसमें ये हो जाएगी, इंपॉर्टेंट लाइन ये हो जाएगी कि कर्नाटक के जो चालुक्य राजाएं रहेंगे उनके अधीन रहकर ये पहले काम करेंगे, फिर ये जो रहेंगे एक राष्ट्रकूट का बाद में निर्माण कर लेंगे, राष्ट्रकूट का। तो यहां पर राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा दंती दुर्ग, जो कि 752 ईस्वी में देखने को मिलेंगे। प्लस ये क्या करेंगे, ये पहले अधीन रहेंगे किसके, कर्नाटक के चालुक्य राजा जो रहेंगे उनके अधीन रह के काम करेंगे। फिर ये जो बाद में है ये अपना एक राष्ट्र बना लेंगे जिसे राष्ट्रकूट बोला जाएगा। अब ये क्या करेंगे, एक बहुत ही निर्माण कार्य करेंगे। डेट मीन्स जो निर्माण करेंगे एक इंपॉर्टेंट करेंगे क्या, कि वो जो रहेंगे एलोरा और एलिफेंटा गुहा मंदिर का निर्माण करवाएंगे। कौन करवाएगा ये निर्माण इन मंदिरों का, एलोरा का, एलिफेंटा का, गुहा मंदिर का निर्माण कौन कराएगा, चालुक्य करवाएगा। जो कि आपको एलोरा कहां देखने को मिलेगा, आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा एलोरा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी कि ये जो राष्ट्रकूट रहेंगे वो क्या करेंगे कि इन्होंने एलोरा का मंदिर बनवाया, जो कि आपको कहां देखने को मिला, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। और ये जो एलोरा का मंदिर है किस शासक बनवाएगा राष्ट्रकूट का, तो वो बनाएगा कृष्ण फर्स्ट जो रहेंगे, प्रथम जो रहेंगे वो एलोरा का मंदिर का निर्माण करवाएंगे। जो यहाँ पर एक फ्रांसीसी यात्री रहेगा वो क्या करेगा, इसका सर्वप्रथम उल्लेख करेगा, किसका, एलोरा का। तो उस फ्रांसीसी यात्री का क्या नाम रहेगा, तो उस यात्री का नाम रहेगा थेविनेट। क्या रहेगा उस यात्री का नाम, उस यात्री का नाम रहेगा थेविनेट, जो कि ये बताएगा एलोरा के सर्वप्रथम फ्रांसीसी का वर्णन। जो फ्रांसीसी यात्री रहेगा सर्वप्रथम इस मंदिर का निर्माण या मंदिर के बारे में जो होगा बताएगा कौन, थेविनेट। बट कृष्ण फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया था। अब हम जो है इसके शासक की बात कर लेते हैं। तो इसके मेन शासकों को हम देख लेते हैं कि राष्ट्रकूट के आखिरकार शासक कौन होंगे। ठीक है ना, पहला कौन रहेगा हमारा कृष्ण प्रथम, सेकंड हम देखेंगे ध्रुव, थर्ड हम देखेंगे गोविंद प्रथम, अमोघ, फोर्थ हम देखेंगे अमोघवर्ष। और यहां पर आपको और देखने को मिलेगा क्या, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय और इंद्र द्वितीय। ये सब शासक आपको इसमें मेन शासक देखने को मिलेंगे, जो कि राष्ट्रकूट के अंतर्गत आपको शासक देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा राष्ट्रकूट। अब हम देखेंगे कि प्रशस्तियां या भूमि अनुदान क्या होती हैं। तो प्रशस्तियां कुछ नहीं, एक प्रकार से प्रशंसा होती है। प्रशस्ति क्या होती है, प्रशंसा, जो कि सत्य हो भी सकती है और सत्य नहीं भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। डेट मीन्स इसका मतलब ये होगा कि जो प्रशस्तियां रहेंगी वो जो रहेंगी एक प्रकार से राजाओं की प्रशंसा का वर्णन करेंगे कि आखिरकार राजा जो था वो अपने आप को किस रूप में देखना चाहता था। डेट मीन्स राजा या तो वो सूरवीर के रूप में अपने आप को देखना चाहता था या एक बहुत बड़े योद्धा के रूप में देखना चाहता था। तो ये इस चीजों का वर्णन हमें किस में देखने को मिलता है, हमें प्रशस्तियों में देखने को मिलता है। डेट मीन्स क्या हो जाएगा, प्रशस्तियां और कुछ नहीं, वो होंगी हमारी प्रशंसा कि राजा अपने आप को किस रूप में देखना चाहता है, सूरवीर के रूप में देखना चाहता है या योद्धा के रूप में आपको देखने को चाहता है।
तो ये जो रहेंगी ये इसका वर्णन कहां देखने को मिलेगा, आपको प्रशस्तियों के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजों को हम बोलेंगे प्रशस्तियां। अब हम जो है वो देखेंगे हमारा धन के लिए युद्ध, कि आखिरकार धन के लिए युद्ध कैसे करेंगे। तो जो भी शासक रहेगा, जो भी राजा रहेगा या शासक जिसे मैं बोल दूं, वो क्या करेगा, एज ए अपने धन के लिए, या मैं बोल दूं वो क्या करेगा, मंदिरों का निर्माण करेगा। कौन, जो ये शासक रहेगा वो क्या करेगा, मंदिरों का निर्माण करेगा। और ये निर्माण काय के लिए करवाएगा, वो मंदिरों का निर्माण इसलिए करवाएगा ताकि वो अपनी सत्ता या संसाधन या जो उसका पावरफुल है वो स्टेब्लिश या दिखाने के लिए वो इन मंदिरों का निर्माण करेगा। डेट मीन्स क्या करेगा, वो सत्ता या संसाधन कि मैं कितना पावरफुल हूं, ये बताने के लिए वो क्या करेगा, इन मंदिरों का निर्माण करवाएगा। डेट में सत्ता और संसाधन प्रदर्शन करेगा, ठीक है ना, क्या करेगा, प्रदर्शन करेगा शासक जो भी उस टाइम का राजा रहेगा। फिर क्या होगा कि ये जो मंदिर, ये क्या होगा, राज्यों पर आक्रमण करना प्रारंभ हो जाएगा। अदर राजाओं का क्या हो जाएगा, राज्यों पर आक्रमण हो जाएगा। अब ये जो आक्रमण करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आक्रमण किस लिए करेंगे, कि धन को लूटने के लिए करेंगे। तो धन आपको कहां पर देखने को मिलेगा, तो ये धन जो है आपको मंदिरों में देखने को मिलेगा। कहां देखने को मिलेगा, मंदिरों में आपको धन देखने को मिलेगा। किसको निशाना बनाएगा, वो निशाना बनाएगा मंदिरों को। किसको निशाना बनाएगा, मंदिरों को, ठीक है ना, निशाना, ठीक है ना। तो मंदिरों में ही धन संपदा रहेगी, उसी में जो खजाने रहेंगे वो लूटेगा। तो यही आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर हम एक शासक की अभी बात करने वाले हैं जिसका नाम है सुल्तान महमूद गजनी, ठीक है ना। उसको हम डिस्कशन करने वाले हैं किस प्रकार से वो सोमनाथ मंदिर को लूटेगा। तो ऐसे ही अब हम बात कर लेते हैं सुल्तान महमूद गजनी के बारे में, जो कि इसके जो संस्थापक रहेगा गजनी, वो संस्थापक कौन रहेगा, तो इसके संस्थापक रहेगा वो अल्पतगीन जो रहेगा वो संस्थापक रहेगा। क्या रहेगा वो एक प्रकार से रहेगा तुर्की। तो यहां पर मैं बताने से पहले, सुल्तान महमूद को बताने से पहले यहां पर दो शब्दों को हम चर्चा करेंगे। पहला शब्द जो रहेगा सुल्तान, ये सुल्तान का मतलब क्या होता है, सुल्तान, डेट मीन्स ये एक प्रकार से कैसा वर्ड है, ये है अरबियन वर्ड। क्या है, अरबी शब्द है। कैसा शब्द है ये, एक प्रकार से अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है शासक। जिसका मतलब क्या होता है, शासक, ठीक है ना। सुल्तान का मतलब ये होता है। और ये जो गजनी है, गजनी जो है एक प्रकार से क्या है, इसकी राजधानी है। क्या है, राजधानी, जिसका नाम क्या है, गजनी, ठीक है ना। तो सुल्तान महमूद को आप समझे, ये जो सुल्तान था उसका मतलब हो जाएगा कि ये एक प्रकार से क्या है, अरबी शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, शासक। और गजनी जो था वो उसकी राजधानी थी। डेट मीन्स उसको पूरा बोला जाए सुल्तान महमूद गजनी। अब ये जो शासक रहेगा वो कब से कहां तक रहेगा, तो वो रहेगा 997 से 1030 तक ये शासक रहेगा, ठीक है ना। इसने क्या करेगा कि ये जो ईरान साइड रहेगा, ये उपमहाद्वीप में कहां देखने को मिलेगा, तो ईरान साइड आपको तुर्की साइड देखने को मिलेगा। लेकिन ये क्या करेगा कि भारत पर ये एज ए आक्रमण करेगा। क्या करेगा, भारत पर आक्रमण। और ये आक्रमण करके क्या करेगा कि ये भारत पर कितनी बार आक्रमण करेगा, लगभग 17 बार जो रहेगा, 17 बार क्या करेगा, आक्रमण करके वो क्या करेगा, जो गुजरात में जो सोमनाथ का मंदिर है, सोमनाथ का मंदिर, उसमें लूटपाट करेगा। सोमनाथ के मंदिर में लूटपाट करेगा। 17 बार आएगा ये, ठीक है ना। कौन, महमूद गजनी जो रहेगा वो 17 बार आएगा। और इसका कई सारा जो पैसा रहेगा वो इस राजधानी, डेट मीन्स गजनी में कई सारा पैसा स्टेब्लिश करने में लगा देगा। इस गजनी को डेवलप करने में कई सारा जो यहाँ से लूट के लेके जाएगा धन, वो इसमें लगाएगा गजनी राजधानी में, ठीक है। और क्या होगा, इसको उपाधि दी जाएगी। ये किस गद्दी पे बैठेगा, तो ये महमूद गजनी जो रहेगा वो 2 उपाधियों पे बैठेगा। डेट मीन्स कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा यमीन उद दौला, ठीक है, और दूसरी हो जाएगी यमीन उल मिल्हा। तो ये 2 प्रकार की आपको इस पे उपाधि देखने को मिलेगी जिसको कि महमूद गजनी को दी जाएगी, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या रहेगी, गजनी, ठीक है। और आक्रमण कितनी बार करेगा ये भारत पर, ये 17 बार आक्रमण करेगा, जिसमें कि 17 बार क्या करेगा, सोमनाथ के मंदिर से लूटपाट कर जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि कैसे जो शासक जो थे पहले मंदिरों का निर्माण करवाते थे अपनी सत्ता और संसाधन का प्रदर्शन करने के लिए, फिर उन्हीं पर क्या होता था, अदर जो आक्रमणकारी होते थे उनके राज्यों पर आक्रमण करते थे। तो राज्यों में आक्रमण करने पर वो क्या लूटते थे, वो एज ए मंदिर में लूटपाट मचाते थे, जिसकी वजह से उन्हें धन, या मैं बोल दूं धन के लिए युद्ध किया करते थे। तो एक उदाहरण हमें आपको यहाँ पर देखने को मिला, क्या, महमूद गजनी के बारे में। तो महमूद गजनी के दरबार में आपको 3 विद्वान देखने को मिलेंगे। पहला रहेगा अलबरूनी, दूसरा रहेगा फिरदौसी और तीसरा रहेगा आपका फारूसी। ये 3 विद्वान आपको देखने को मिलेंगे। तो अलबरूनी क्या करेगा,
अरबी भाषा में एक किताब लिखेंगे जिसका नाम रहेगा किताब अल हिंद। ठीक है, तो अल बरूनी क्या करेगा, अरबी भाषा में एक किताब लिखेगा जिसका नाम रहेगा किताब अल हिंद रहेगा, जो कि अल बरूनी के टाइम पर लिखी जाएगी, जिसमें कि महमूद गजनी का आपको वर्णन देखने को मिलेगा। तो ये हमने जो है अभी तक महमूद गजनी के बारे में देखा। अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कशन करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे उरेयूर से तंजावर तक कि आखिरकार कैसे चोल वंश का स्थापना हुई या चोल वंश कैसे अपने अस्तित्व में आया। तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसके, चोल वंश की। कौन से वंश की बात करेंगे हम, चोल वंश, या इन्हें बोलते थे विजयालय, इन्हें चोल वंश या विजयालय कहा जाता था। तो आखिरकार कैसे ये अस्तित्व में आएंगे हम सबसे पहले हम देखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ बताऊंगा, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो कांचीपुरम के जो राजा थे, पल्लव जो राजा थे, उनके सामंत कौन थे, उनके सामंत बोल दूं या मातहत अपन बोल दें, तो इनके सामंत और मातहत कौन थे, तो वो थे मुट्टियार थे। अब ये जो मुट्टियार थे कहां पर थे, तो ये कावेरी जो डेल्टा था, कावेरी डेल्टा के पास रहते थे। एक छोटा सा कस्बा या गांव का मुखिया होता था जिसे मुटियार कहा जाता था। तो वो मुटियार जो थे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कहां पर, कावेरी डेल्टा के पास, जो कि क्या थे, ये सामंत थे किनके, पल्लव राजाओं की। ठीक है, अब ये क्या करेंगे कि ये जो चोल वंश रहेगा, ठीक है ना, चोल बोल दो या विजयालय जो रहेंगे, तो ये चोल और विजय इसको क्या कर देंगे, हरा देंगे और इस राज्य को हड़प लेंगे या कब्जा कर लेंगे। और इस तरह आप देखेंगे कि चोल वंश की जो रहेगी स्थापना हो जाएगी। तो कावेरी डेल्टा के पास वो क्या करेंगे, एक तंजावुर जो शहर रहेगा, क्या रहेगा, कावेरी डेल्टा के पास, इस पर यहाँ पर वो तंजावुर जो रहेगा एक शहर का निर्माण करेंगे। डेट मीन्स तंजावुर बसाएंगे कावेरी डेल्टा के पास, तंजावर जो है वो आपको देखने को मिलेगा, तंजावुर। तो अब हम बात कर लेते हैं चोल वंश या विजयालय वंश की। तो ये क्या करेंगे, ये सबसे पहले निर्माण करवाएंगे, किसका निर्माण करवाएंगे, ये निर्माण करवाएंगे किसका, तंजावुर या निसंब सूदनी जो देवी का जो मंदिर रहेगा उसका निर्माण करवाएंगे। तो तंजावर शहर का निर्माण करवाएंगे, निसंब सूदनी देवी का मंदिर का निर्माण करवाएंगे कौन, चोल या विजयालय जो वंश रहेगा वो। तो तंजावर और निसम सूदनी का निर्माण करवाएंगे और जो इसके उत्तराधिकारी रहेंगे वो आगे चलकर दो पार्टों में डिवाइड हो जाएंगे। तो पहले पार्ट को हम बोलेंगे पांड्य और दूसरे को बोलेंगे पल्लव। पल्लव वंश रहेगा वो आपको उत्तर में देखने को मिलेगा और पांड्य जो है वो आपको चोल वंश के दक्षिण में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उत्तराधिकारी क्या करेंगे, इसके पड़ोसी इलाकों को जीत लेंगे। पड़ोसी इलाके डेट में जो पल्लव जो वंश रहेगा वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, चोल के उत्तर में देखने को मिलेगा, वहीं जो है पांड्य आपको इसके दक्षिण में देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे कि कैसे चोल वंश की स्थापना होगी, कैसे वो अस्तित्व में आएंगे और कैसे वो जो है तंजावुर शहर या निसुंब सूदनी देवी मंदिर का निर्माण करवाएंगे। कि आपको ये चोल वंश में भव्य मंदिर या मूर्तियों का आपको देखने को प्रदर्शन मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि चोल वंश में जो कांस्य की जो मूर्ति है वो विश्व प्रसिद्ध देखने को मिलेंगी। कि जो कांस्य की जो मूर्ति बनाते थे चोल साम्राज्य या चोल वंश में, वो आज तक विश्व में कहीं पे भी वैसी सुंदर कलाकृति देखने को नहीं मिलती है। और यहाँ पर क्या होता था, जो भव्य मंदिर बनाए जाते थे उन मंदिरों के आजू बाजू जो थे वहां पर आपको पुरोहित जो कि मंदिरों में पूजा पाठ करवाएगा वो आपको देखने को मिलेगा। माला बनाने वाला व्यक्ति मिलेगा जो कि मंदिरों के लिए माला बनाएगा। वहां पर आपको मेहतर जो साफ सफाई करता है वो व्यक्ति देखने को मिलेगा। संगीतकार आपको देखने को मिलेंगे और धीरे धीरे वहां पर क्या हो जाएगा, व्यापारी लोग भी आपको देखने को मिलेंगे। कई सारे जो बाजार जो छोटे छोटे होंगे वो भी धीरे धीरे मंदिरों के आसपास लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि कैसे जो है मंदिर धीरे धीरे जो होंगे धनवान या उसके बाजू बाजू का जो इलाका रहेगा, जो क्षेत्रफल रहेगा वो धीरे धीरे जो होगा धनवान या डेवलप्ड होता चला जाएगा मंदिरों के आसपास। तो ये जो रहेगा ये इस प्रकार के मंदिर का निर्माण कौन करवाएंगे, चोल वंश करवाएंगे। और कौन कौन लोग रहेंगे वो मैंने आप लोगों तक बता दिया है। बाकी जो कांस्य की जो मूर्ति रहेगी वो चोल वंश के टाइम जो रहेंगी विश्व प्रसिद्ध मूर्तियां देखने को आपको कांस्य के दौरान देखने को मिलेंगी। अब हम बात कर लेते हैं साम्राज्य का प्रशासन। उसके पहले मैं आप लोगों स्टूडेंटों को यहाँ पर बताना चाहूंगा कि यदि आपको किसी को भी एनसीईआरटी नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप जरूर करें, तो आपको जो है मैं एनसीईआरटी नोट्स भी जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अब हम बात करते हैं साम्राज्य का प्रशासन की। प्रशासन अब हम इसमें देखेंगे कि प्रशासन जो था वो आखिरकार किस प्रकार संगठित था, किस प्रकार से
संगठित, किस प्रकार से संगठित था। तो आप यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले देखेंगे कि जो किसान लोग थे, या मैं बोल दूं किसान की जो बस्तियां होती थी, किसान की जो बस्तियां होती थी उन्हें क्या कहा जाता था, तो उन्हें उर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उन्हें उर कहा जाता था। और यहाँ पर जो ग्राम परिषद या ग्राम सभाएं होती थी उन्हें क्या कहा जाता था, नाडू कहा जाता था। यहाँ नाडू कहा जाता था। डेट मींस एक प्रकार से आप समझ लें कि गांव का एक समूह होता था, ठीक है ना, गांव में एक समूह होता था जिसे आप ग्राम परिषद या ग्राम सभा भी कह सकते हैं, उसको साउथ में नाडू कहा जाता था। नाडू का मतलब यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर जो भी न्याय करने वाली बात होती थी, क्या करते थे यहाँ पर, न्याय की यदि हम बात करें तो यदि आपको न्याय करना होता था तो वो ऑब्वियसली बात है कहां किया जाता था, ग्राम सभाओं में न्याय किया जाता था। या कर जिसे हम टैक्स बोलते हैं, यदि टैक्स वसूलने की भी बात कर रहे हैं तो भी यहाँ पर ग्राम परिषद या ग्राम सभाएं ही डिसीजन लिया करती थी, जिन्हें हम साउथ में नाडू कहते थे। तो आप देख रहे हैं कि जो भी काम होता था बड़ा ही सुसंगठित रूप से होता था, चाहे वो अब यहाँ पर सिंचाई की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें। अब सिंचाई में भी जो होंगे वो नई नई टेक्निक का प्रयोग करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे आपको एक प्रकार से, या मैं बोल दूं सिंचाई का प्रयोग वो कृत्रिम रूप से स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर फसल का उत्पादन आपको अधिक देखने को मिलेगा। बांधों का प्रयोग छोटे छोटे रूप में आपको यहाँ पर सुसंगठित रूप से देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि आखिरकार कर कैसे प्रशासनिक कार्यों को कार्य करने में किया जाता था, यानी टैक्स कैसे वसूला करते थे और वो कैसे इस प्रशासनिक कार्य में किया करते थे, यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कैसे प्रशासन जो रहेगा वो एक प्रकार से संगठित या इकट्ठे होकर डिसीजन लेंगे। तो वो आपको इस चैप्टर्स में या यहाँ पर साम्राज्य के प्रशासन में आपको देखने को मिलेगा। आज जो है मैं आप लोगों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने वाला हूं, जिसका नाम है दिल्ली के सुल्तान, जो कि हमारे एनसीईआरटी क्लास 7th चैप्टर 3rd को हम जो है डिस्कशंस करने वाले। इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि आखिरकार दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, प्लस दिल्ली के सुल्तान कौन कौन थे। तो सुल्तान जो वर्ड था, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है शासक, ठीक है ना, जिसका मतलब होता है शासक, उसको बोलते हैं हम सुल्तान। तो सुल्तान का कौन सा शब्द होगा, तो ये शब्द होगा अरबी। तो अब हम देखते हैं कि आखिरकार पहले हम बात करते हैं कि दिल्ली के सुल्तान के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। तो पहले यदि हम इसको देखें जानकारी, तो अब यदि हम देखें इस जानकारी, तो हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हो सकता हो कि हमें अभिलेखों से प्राप्त हो जानकारी। फर्स्ट किससे प्राप्त होगी, अभिलेखों से, ठीक है। सेकंड और किससे हमें जानकारी मिल सकती है, तो वो होते हैं स्थापत्य कला या सिक्के, पहले मैं जिसको बोल दूं किससे, सिक्कों से, या सिक्कों से हमें पता जानकारी प्राप्त होती है कि कौन सा सिक्का किस शासक के शासनकाल में चलता था। थर्ड हमें पता चलता है क्या, स्थापत्य से, डेट मींस यानी कि भवनों का निर्माण, जो भवन होते थे भवनों का निर्माण जिसे मैं बोल दूं। तो इन सारी जानकारियों से, चाहे वो अभिलेख हो, सिक्के हो या भवनों का निर्माण हो, हम इनसे ये पता कर सकते हैं फाइनली कि कौन सा शासक जो था किस टाइम ड्यूरेशन या किस टाइम पीरियड के दौरान उसने शासन किया। तो ये जानकारी हमें इनसे प्राप्त हो जाती है कि आखिरकार जानकारी हमें कहां से प्राप्त होगी, या मैं आपका जो क्वेश्चन था कि जानकारी हमें कैसे पता चलेगी, तो जानकारी हमें जो होगी अभिलेखों से या सिक्कों से या भवनों के निर्माण से जानकारी प्राप्त होगी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो क्या, कि अब हम देखें कि आखिरकार जो पांडुलिपि होती थी, क्या होती थी, पांडुलिपि जो होती थी, ये इनसे भी हमें जो थी जानकारी प्राप्त होती थी। तो हम पहले ये देखेंगे अब कि आखिरकार ये पांडुलिपि तैयार कैसे की जाती थी, इसको हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले क्या, पांडुलिपि को तैयार करने के चरण, डेट मींस पांडुलिपि की स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि आखिरकार क्या जो चरण थे जिनके द्वारा पांडुलिपि या इनस्क्रिप्ट जो थी बनाई जाती थी। तो फर्स्ट क्या होगा, कागज को तैयार करना, कागज तैयार करना, सबसे पहले क्या करेंगे, वो कागज को तैयार करेंगे। सेकंड क्या हो जाएगा, लेखन कार्य, सेकंड क्या हो जाएगा, लेखन कार्य करना, जो भी वो कागज होगा उस पर क्या करना, हमें लेखन कार्य करना, जो भी हमें लिखना हो। थर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर थर्ड हो देखेंगे अब हम, महत्वपूर्ण शब्द जो रहेंगे उनको हाईलाइट, हम आज की डेट में हम क्या करते हैं कि कुछ हमें जो शब्द लगता है कि ये हमारे अनुच्छेद या ये जो वर्ड है ये हमें काम में आएंगे, तो हम क्या करते हैं उनको हाईलाइट कर देते हैं। तो सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, ये पांडुलिपि तैयार करने के दौरान भी हम क्या करेंगे कि कुछ जो महत्वपूर्ण शब्द रहेंगे उन्हें हम क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। लेकिन यहाँ पर अब हाईलाइट कैसे होगा, तो यहाँ पर ये जो हाईलाइट होगा वो होगा सोने को पिघलाकर, क्या करेंगे हम, सोने को पिघलाकर वो शब्दों को हम निर्माण करेंगे या उन शब्दों को हम सोने को पिघलाकर लिखेंगे। तो वो हाइलाइटर जैसा काम
करेगा पुराने जमाने में। तो इसको हम लिखेंगे। अब जो है मैं तीसरे जो वर्ड को जो है मैं दूसरे शब्दों में कैसे बयां कर सकता हूं या कैसे इन अदर वर्ड्स में कह सकता हूं, तो उसमें हम कहेंगे कि जो भी महत्वपूर्ण शब्द रहेंगे या जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद की ओर जो आकर्षित करने वाली बात करेंगे या ध्यान आकर्षित करने के लिए हम क्या करेंगे कि सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग किया जाएगा। जो भी हमें शब्द या अनुच्छेद हमें लिखने पड़ेंगे तो उनको हम कैसे लिखेंगे, एज ए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग करना स्टार्ट कर देंगे। फोर्थ हो जाएगा हमारा क्या, जिल्द तैयार करना। फोर्थ क्या हो जाएगा, जिल्द तैयार करना। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हम कैसे इस पांडुलिपि को स्टेप बाय स्टेप तैयार करते हैं। तो पहला आप देखेंगे क्या कि पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं हम फिर से कि पहले पांडुलिपि को तैयार कैसे करेंगे। तो उसको रिकॉल करेंगे क्या, पहले हम करेंगे कागज को तैयार करना। सेकंड हम देखेंगे क्या, लेखन कार्य करना। लेखन कार्य करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स बोल दूं या आर्टिकल्स जिसे हम बोल दें उनको हम आकर्षित करने के लिए, उनको हाईलाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, सोने को पिघलाकर उनका प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, और लास्ट में हम उसको क्या करेंगे, एक जिल्द बनाकर, एक बुक बनाकर तैयार कर लेंगे फाइनली। तो इस तरह आप देखेंगे कि कैसे 4 स्टेजों में या 4 स्टेज में ये पांडुलिपि को तैयार किया जाता था। इसके कितने चरण होते थे, फाइनली कितने, 4 चरण हुआ करते थे। अब हम देखेंगे ये तवारीख देख मिनट क्या होता है, ये एक तारीख से निकला है। तारीख डेट में से होता है एक वचन और तवारीख होता है बहुवचन। तो ये हम देखेंगे तवारीख आखिरकार क्या होता है। तो तवारीख कुछ नहीं, तवारीख उनके लिए प्रयोग किया जाता था जो लेखक होते थे। क्या होते थे, लेखक होते थे, या फिर मैं बोल दूं प्रशासन, जिसे हम बोल दें प्रशासन का लेखन कार्य जो करते थे, या फिर हम बोल दें इसको कवि। क्या होगा, कवि भी आप बोल सकते हैं। इसे हम बोल सकते हैं लेखक, सचिव जिसे मैं बोल दूं जो कि क्या होते थे, एक प्रकार से सचिव जिसे मैं बोल दूं लेखक सचिव, या फिर जिसे हम बोल दें एक प्रकार से क्या होता था, दरबार में जो रहते थे या दरबारी जिसे मैं बोलते थे, उनके लिए जो था ये तवारीख शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये एक प्रकार से क्या करते थे, न्याय संगत, कैसा, न्याय संगत जो था अपनी भाषा शैली या उसका प्रयोग किया करते थे लिखने के दौरान। तो आखिरकार अब हम ये देखते हैं कि तवारीख या जो लेखक होते थे, लेखक सचिव होते थे, दरबारी होते थे, कवि होते थे, वो आखिरकार क्यों लिखते थे। तो पहली चीज आप देखेंगे कि ये जो तवारीख होते थे, चाहे वो लेखक सचिव हो, प्रशासन का लेखन कार्य करता हो, दरबारी हो या कवि हो, ये कहाँ रहा करते थे। तो ये सब लोग कहाँ रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे। कहाँ रहेंगे, सबसे पहले दिल्ली में रहेंगे, सुल्तान के करीब। दूसरी चीज क्या होगी कि ये आखिरकार लिखेंगे क्यों, या इतनी सुंदर राइटिंग में क्यों लिखेंगे, तो वो इसलिए लिखेंगे ताकि क्या हो, वो सुल्तान को प्रसन्न कर सकें या सुल्तान की तारीफ के लिए वो लिखेंगे। क्यों, ताकि इन्हें सुल्तान क्या दे, उपहार के रूप में इनाम दे। ठीक है ना, इनाम दे या बहुमूल्य वस्तु इन्हें प्रदान करे। तो इस वजह से भी ये जो लोग हैं लिखने का कार्य करेंगे। तीसरा जो रहेगा वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा, वो रहेगा क्या कि जो ये लेखक रहेंगे वो शासक को क्या करेंगे, एक प्रकार से जन्मसिद्ध अधिकार, पहला वर्ड हो जाएगा क्या, जन्म सिद्ध अधिकार, या फिर जो सेकंड जो रहेगा लिंग भेद, दूसरा रहेगा लिंग भेद। इस पे आधारित वो क्या करेंगे, एज ए आदर्श समाज को, व्यवस्था को या आदर्श समाज को बनाए रखने की हमेशा प्रेरणा, सलाह देते रहेंगे। ठीक है ना, क्या देते रहेंगे, सलाह देते रहेंगे ये जो लेखक रहेंगे। अब ये जो वर्ड होता है लिंग भेद, लिंग भेद का मतलब क्या होता है, तो लिंग भेद कुछ नहीं, जो स्त्री और पुरुष में सामाजिक या मैं बोल दूं शारीरिक जो भिन्नता होती है उनको आधारभूत ये मान लिया जाता है कि जो पुरुष हैं वो स्त्रियों से कहीं ज्यादा बेटर हैं। इस प्रकार की अवधारणा को बोला जाता है लिंग भेद। अब ये जो पहला वर्ड है जन्मसिद्ध अधिकार, तो जन्मसिद्ध जो अधिकार है ये एक प्रकार से देखा जाएगा कि जन्म के आधार पर विशेष अधिकार इन्हें प्राप्त हो जाते हैं, तो उनको बोला जाता है जन्मसिद्ध अधिकार। और आपको मैंने पहला ही बता चुका हूं ये लिंग भेद। तो आप ये दोनों शब्द समझ पा रहे होंगे कितने इंपॉर्टेंट होंगे आपके सब्जेक्ट्स के लिए या आपको टॉपिक कवर करने के लिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की, आखिरकार इनकी जो प्रशासन की जो भाषा शैली होती थी, ये जो प्रशासन की भाषा होती थी वो कौन सी होती थी, इनके दिल्ली सुल्तान के प्रशासन की भाषा, तो वो होगी अरबी भाषा। कौन सी होगी, अरबी भाषा। तो ये हमेशा याद रखना कि कौन सी इनकी प्रशासन भाषा होगी, तो वो होगी प्रशासन की भाषा इनकी अरबी। अरबी भाषा में इनका प्रशासन चलेगा। अब हम देखेंगे क्या होगा कि 1236 में क्या होगा ईस्वी में कि इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाएगी, इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाएगी। अब फिर जो दिल्ली की शासन या दिल्ली पे गद्दी पे कौन बैठेगा, तो इल्तुतमिश का जो बेटा रहेगा, पुत्र, जिसे मैं बोल दूं रुकुद्दीन, कौन बैठेगा, रुकुद्दीन जो रहेगा वो दिल्ली पर
बैठ जाएगा या शासन पर बैठ जाएगा 1236 में, जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ये जो रहेगा रुकुनुद्दीन, ये कैसा रहेगा, ये रहेगा अयोग्य, ठीक है ना, ये शासन करने योग्य व्यक्ति नहीं रहेगा। तो इस पर क्या करेंगे कि जो तुर्की अमीर रहेंगे वो इसे अपने बल से, ठीक है ना, तुर्की अमीर क्या करेंगे, इसको हटा देंगे शासन पर। इसको किसको हटा देंगे, हटा देंगे, जो कि क्या रहेगा, इल्तुतमिश का पुत्र जो रहेगा उसको यहाँ पर हटा देंगे। और इसके स्थान पर अब किसको बिठा देंगे, इसके स्थान पर बैठ जाएगी रजिया, जिसे मैं बोल दूं रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान जो रहेगी इल्तुतमिश, या मैं बोल दूं इल्तुतमिश की कौन रहेगी, ये इल्तुतमिश की रहेगी पुत्री, जो कि रुकुनुद्दीन को हटाकर अब शासन की गद्दी कौन, बागडोर अब कौन संभालेगा, तो वो संभालेगी रजिया। तो अब जो है थोड़ा सा जो मैं आपको इन डिटेल थोड़ा सा रजिया सुल्तान के बारे में बताना चाहूंगा यहाँ पर थोड़ा सा। तो अब जो है हम रजिया सुल्तान को देख लेते हैं कि आखिरकार रजिया सुल्तान के जो पिता रहेंगे उनका नाम क्या रहेगा। तो रजिया सुल्तान के पिता का नाम रहेगा इल्तुतमिश जो रहेगा, रजिया सुल्तान के पिता का नाम रहेगा। इनकी माँ का नाम क्या रहेगा रजिया की, तो रजिया की माँ का नाम रहेगा शाह तुर्कान। शाह तुर्कान जो रहेगी इनकी माँ का नाम रहेगा। इनके जो पति रहेंगे उनका नाम क्या रहेगा, उनका नाम रहेगा अल्तुनिया, ठीक है ना, इनके पति का नाम रहेगा। और ये क्या करेगी, कभी भी ये जब शासन करेंगी, रजिया जब शासन करेगी तब प्रदा प्रथा जो होती थी, जो मुस्लिम समुदाय में जो प्रदा प्रथा होगी उसको नहीं मानेगी। प्रदा प्रथा जो रहेगी उसका क्या कर देगी, ये रजिया त्याग कर देगी प्रदा प्रथा का। तो क्या कर देगी, त्याग कर देंगी। तो अब ये रजिया सुल्तान किस रूप में आएगी, तो ये पुरुषों की तरह क्या आएगी, पुरुषों की तरह शासन करेगी, पुरुषों की तरह कपड़े पहनेंगी और पुरुषों की तरह शासन करेगी रजिया सुल्तान। डेट मीन्स वो क्या पहनेंगी, वो पहनेंगी चोगा। चोगा डेट मीन्स एक प्रकार का काबा होगा, जिसे मैं बोल दूं चोगा को क्या बोल सकते हैं आप, काबा। और कुल्लाह क्या पहनेंगी, कुल्लाह, जिसे हम टोपी पहनते बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, टोपी। तो इस प्रकार के वस्त्र पहनकर वो क्या करेंगी, शासन करेंगी। डेट मीन्स पुरुषों की तरह शासन करेंगी। वो कड़क मिजाज की होंगी, जो कि चोगा और कुल्हा जो है एक प्रकार से काबा या टोपी का इस्तेमाल करेंगी। यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताना चाहूंगा, या इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को, कि ये जो रहेगी रजिया सुल्तान जो रहेगी वो पहली ऐसी मुस्लिम महिला रहेगी जो शासन की बागडोर संभालेंगी। तो रजिया सुल्तान ऐसी पहली मुस्लिम महिला रहेंगी जो शासन की बागडोर संभालेंगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे क्या, प्रथम महिला रहेंगी। तो ये मुस्लिम महिला पहली महिला रहेंगी जो शासन या इस गद्दी पर बैठेंगी। तो इनकी जो मृत्यु रहेगी वो कब हो जाएगी, तो इनकी मृत्यु हो जाएगी 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान की जो रहेगी मृत्यु हो जाएगी कहां पर, कैथल के पास। तो आप देख पा रहे हैं कि कैसा जो होगा रजिया सुल्तान काम करेगी और इनके हम बेसिक नॉलेज हम जान सकते हैं। तो आप लोगों को यदि मेरे हैंड नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जिससे मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो हम देखेंगे अब दिल्ली सल्तनत का विस्तार जो देखेंगे, गैरिसन शहर से साम्राज्य तक का हम विस्तार देखेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा कि आखिरकार गैरिसन शहर क्या होगा, गैरिसन शहर किसे कहेंगे। तो गैरिसन शहर कुछ नहीं, एक ऐसा किलेबंद जहां पर सैनिक रहा करते थे। डेट मीन्स क्या हो जाएगा, एक प्रकार से क्या हो जाएगा, किले बंद बसाव जहां सैनिक रहते थे, ठीक है। तो हम समझे कैसा कि गैरिसन शहर हम उसे कहेंगे जहां किलेबंद जो एक प्रकार का बसाव रहेगा, जहां पर ओनली कौन रहेगा, सैनिक रहेंगे। अब मैं आपको एक वर्ड और बताऊंगा कि आखिरकार भीतरी प्रदेश किसे कहेंगे। देखिए ये जो टर्मिनोलॉजी है, छोटी छोटी गैरिसन शहर हो गया, भीतरी प्रदेश में, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, यदि आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनमें आपसे ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेंगे और पूछा गया भी है, गैरिसन शहर किसे कहेंगे। तो आप लोगों के लिए वहां पर भी क्या हो जाएगी, छोटे छोटे वर्ड्स जो होंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सो इसी प्रकार अब हम देखेंगे आखिरकार भीतरी प्रदेश कहते थे, किसे कहते थे। तो भीतरी प्रदेश कुछ नहीं, एक ऐसा शहर होता था या बंदरगाह के आसपास ऐसा शहर होता था जहां से जो वस्तु या सेवाओं की पूर्ति करते थे, तो उन शहरों को बोला जाता था भीतरी प्रदेश। तो मैं आपको यहां पर लिख देता हूं क्या, तो भीतरी प्रदेश कुछ नहीं, किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए क्या करेंगे, वस्तु और सेवाओं की पूर्ति करेंगे, ऐसे शहरों को बोला जाएगा भीतरी प्रदेश बोला जाएगा। अब यहां पर एक शब्द होता है मस्जिद।
कि आखिरकार मस्जिद से आप क्या समझते हैं। तो इस मस्जिद जो वर्ड है, सबसे पहले तो मैं आपको यहां बताऊंगा कि आखिरकार मस्जिद जो वर्ड है वो कैसा है। तो ये एक अरबी वर्ड है। कैसा है? अरबी वर्ड से कौन सा? मस्जिद। तो इसका अर्थ क्या होगा? एक ऐसा स्थान जहां मुस्लिम अल्लाह की आराधना या साधना, जिसे मैं बोलूं, जो कि सजदे में हमेशा जो सर झुकाकर या प्रार्थना करेगा, घुटने टेककर या सर झुकाकर जो प्रार्थना करेगा, उस स्थान को बोला जाएगा मस्जिद। डेट मीन्स क्या हो जाएगा? ये इसका अर्थ हो जाएगा, हम इसको ऐसा लिख दें, क्या? अल्लाह की आराधना, अल्लाह की आराधना वाला स्थान जिसे मैं बोल दूं, ठीक है ना। या सजदा, सजदा का मतलब ऐसा होगा जहां पर घुटने टेक कर माथा टेका जाता है, वो करेगा तो उसे बोला जाएगा मस्जिद। अब उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो उदाहरण के लिए हम बात कर लेते हैं जामा मस्जिद की। किसकी बात कर लेते हैं? जामा मस्जिद की यदि हम बात करें, जामा मस्जिद को और क्या बोला जाता है? तो मस्जिद ए जामी कहा जाता है। जामा मस्जिद को भी क्या बोला जाता है? मस्जिद जामी कहा जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। क्या होता है कि नमाज के दौरान क्या होता है, कई सारे मुसलमान किस तरफ मुंह करते हैं? तो वो मक्का जिस दिशा में होता है उस दिशा की ओर नमाज पढ़ा करते हैं। तो भारत में जो मक्का है उसकी दिशा जो होती है पश्चिम दिशा में होती है। इस तरह जो होगा मुसलमान जो होगा अपनी नमाज अदा जो होगा पश्चिम दिशा की ओर करेंगे। और जो मक्का की ओर जो दिशा होती है उसको किबला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उस दिशा को बोला जाता है किबला, ठीक है ना। दैट मीन्स मक्का की दिशा, ठीक है ना, मक्का की दिशा, यानी मक्का जिस दिशा में है उसको बोला जाता है किबला। और भारत में ये जो मक्का मदीना है वो किस दिशा में है? तो वो पश्चिम दिशा में है। तो इसलिए जो है मुसलमान लोग जो होते हैं पश्चिम दिशा की ओर मुंह कर नमाज अदा करते हैं मस्जिदों में। हम बात कर लेते हैं, एक वर्ड होता है आश्रित। आश्रित का मतलब होता है जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो या फिर उस पर निर्भर हो, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है आश्रित। ऐसे ही हम देखेंगे ये जो आश्रित शब्द है इसको एक और क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा गुलाम। क्या बोला जाएगा इसको? गुलाम। ये जो गुलाम होगा हम किस लिए यूज करेंगे? ये सैनिकों में क्या होगा? सेना में जो सेवा करने के लिए हम क्या रखेंगे? इन गुलामों का यूज किया जाएगा पुराने जमाने में। और ये जो गुलाम शब्द है ये कौन सा, किस शब्द से निकला हुआ है? तो ये फारसी भाषा से निकला हुआ है। कहां से? फारसी भाषा से निकला हुआ है, जिसको हम बोलते हैं बंदगाह। क्या बोलते हैं? बंदगाह, ठीक है। और गुलाम काय के लिए यूज कर देते थे? सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था, ठीक है। तो ये गुलामों को काय के लिए खरीदा जाता था? सैनिकों की सेवा के लिए खरीदा जाता था इन गुलामों को। तो ये शब्द आपको अब समझ में आया होगा। गुलाम बोल दे या आश्रित बोल दे, तो गुलामों को पहले क्या करते थे? सैनिकों की सेवा के लिए खरीदा जाता था। तो अब हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बारे में हम कंपेयर करेंगे कि आखिरकार दोनों ने क्या क्या काम करा है या दोनों में क्या क्या डिफरेंस थे, वो हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बारे में। तो हम देखेंगे, तो अब हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बारे में। दोनों को हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे कि आखिरकार दोनों के कार्य या दोनों के काम करने में क्या क्या अंतर या क्या क्या समानताएं थी। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम क्या होगा? दिल्ली पर 2 बार हमले होंगे, जो कि 1299 या 1300 जिसे मैं बोल दूं उस ईस्वी में, और 1302 और 1303 पर 2 बार दिल्ली पर हमले होंगे। उसका सामना करेगा कौन? अलाउद्दीन खिलजी। वही हम मोहम्मद तुगलक के बारे में यदि हम बात करें तो ये क्या करेगा? सबसे बड़ी यानी कि मंगोली सेना को परास्त करेगा। कौन? मोहम्मद तुगलक, ठीक। सेकंड पॉइंट हम देखें, ये क्या करेंगे? सिरी नामक एक गैरिसन शहर बनाएंगे। गैरिसन शहर जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी ही देर पहले बताया है, ऐसा किलेबंद बसाव होगा जहां पर सेना निवास करेगी। तो ये क्या करेगा? गैरिसन शहर बनाएगा एक सिरी नामक। मोहम्मद तुगलक क्या करेगा कि गैरिसन शहर के समान क्या काम करेगा? एक दिल्ली के 4 शहरों में सबसे पुराना शहर रहेगा दिल्ली ए कुन्हा, जो रहेगा सबसे पुराना शहर रहेगा, उसको वो एज ए छावनी में बदल देगा। किसमें बदल देगा? छावनी में बना देगा। नॉट गैरिसन शहर, ये गैरिसन शहर नहीं बनाएगा, लेकिन उसके लगभग जो होगा गैरिसन शहर के सामान्य कार्य करेगा। वहीं हम देखें अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा? सैनिकों को क्या करेगा? नगद वेतन देगा। यदि हम
थोड़ी समय और पूर्व की बात करें तो सैनिकों को नगद वेतन नहीं दिया जाता था, उन्हें भूमि दी जाती थी जिससे उस भूमि पर वो कर टैक्सेस वसूल करते थे या फसल का निर्माण करते थे जिससे वो अपना जीवन यापन करते थे। तो जो सैनिकों होते थे अब यहाँ पर क्या कर देंगे, उन्हें नगद वेतन देना स्टार्ट कर देंगे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम। वहीं हम देखेंगे मोहम्मद तुगलक भी क्या करेगा, सेम कंसेप्ट अपनाएगा कि सैनिकों को क्या करेगा, वो भी नगद वेतन देना स्टार्ट कर देगा। फोर्थ जो रहेगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम रहेगा जिसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी सफल हो जाएगा, वो ये रहेगा कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम करेगा या प्रशासनिक कदम जो रहेंगे उसके हमेशा कैसे होंगे, सफल रहेंगे। वहीं मोहम्मद तुगलक जो भी प्रशासनिक कार्य करेगा वो हमेशा कैसे रहेंगे, असफल रहेंगे। तो आपने देखा कि कैसे हम इतनी जल्दी या क्विक रिवीजन हम कर पा रहे हैं, कैसे मैं आप लोगों की मदद कर पा रहा हूं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।